आपकी शायरी या आपकी राइटिंग्स का कितना इम्पैक्ट पड़ा है आपके नॉर्मल काम पे जो आप एज ए टीचर कर रहे हैं? मुझे अच्छा ये सवाल ना अक्सर पूछा भी जाता है कि हम्म। भाई ये तो बहुत अलग फील्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को हेल्प आउट करती हैं। ठीक है। अगर मैं एक राइटर हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाऊंगा अपनी बात, क्योंकि ठीक है। टीचिंग का क्या मतलब होता है? टीचिंग का तो मतलब ये होता है कि हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होते हैं हम्म। और वो स्टूडेंट को हमें समझाने होते हैं। हम्म। तो उसके लिए कम्युनिकेटिंग स्किल होना तो बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक उत्पल सही शेख के साथ, हमेशा की तरह एक नए मेहमान के साथ आज हम आपके पास हैं। उम्मीद है कि आपको ये बातें हमारे नए मेहमान के साथ अच्छी लगेंगी। आज के हमारे मेहमान हैं ज़ैद पीरज़ादा साहब, उनको हमने दावत दी है, बाकी बातें हम उनसे करते हैं। ज़ैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी। अब बात ये करनी है कि हमारा एक जनरल ट्रेंड ये है कि हम आने वाले मेहमान से पहले कहते हैं कि वो अपना तारुफ कराएं। जी, तो आप अपना तारुफ कराएं, अपनी एकेडमिक, अपनी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बताएं हमें कुछ। मैंने कराची यूनिवर्सिटी से माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में एमएससी किया। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अता रहमान जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, ठीक है। उन्होंने स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया पूरी कंट्री में। तो मैंने भी उसको अप्लाई किया और वहाँ की टेस्ट क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया, एंड आई वन दी दैट स्कॉलरशिप। और उसमें मैंने ऑस्ट्रिया में गया पीएचडी करने के लिए 2004 में। और वहाँ पर जब मैंने गया तो वहाँ से मैंने पीएचडी किया। और एक जो मेरी वहाँ पर डिस्टिंक्शन ये थी कि 2020 में जो नोबेल प्राइज़ मिला था क्रिस्पर की डिस्कवरी के ऊपर, ठीक है। तो मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन ये है कि जो विद द वेरी फर्स्ट पेपर दैट वाज पब्लिश्ड इन द नेचर जर्नल, जो कि हाईली रेपुटेड एक जर्नल है, तो उसमें जो क्रिस्पर के ऊपर जो पहली पब्लिकेशन थी, उसमें आई वाज आल्सो वन ऑफ द ऑथर। अच्छा। तो इस डिस्कवरी में छोटा सा ये कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद फिर वापस आया और उसके बाद अब मैं, मुझे 25 साल हो गए हैं अच्छा, कराची सर्विस में। यूनिवर्सिटी में। अच्छा, वहाँ आप किस डिपार्टमेंट में हैं? माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी में हैं। जी। तो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और इसके साथ दूसरा मेरा तारुफ ये है कि मेरे जो वालिद हैं वो अनवर पीरज़ादो, एक सिंध के बड़े लीजेंड, दानिश्वर, राइटर, अच्छा शायर। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो भी चीज़ें हमने इनहेरिट की। हम्म। तो मेरी 2 शायरी की किताबें नसर नज़्म की अभी तक शाया हो चुकी हैं, हम्म। और 2 नसर की किताबें जो हैं वो, एक मैंने जब ये ऑस्ट्रिया का जो मैंने ज़िक्र किया, जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ की वो चीज़ें सारी लिखी जो मैं समझता हूँ कि मेरा ये था कि हम क्यों इतने पीछे हैं और ये जो लोग हैं ये इतने आगे कैसे हैं। ठीक है। तो उन सारी वो तकाबली जायज़ा जिसे कहते हैं ना, वो मैंने उस सफ़रनामे में लिखने की कोशिश की। उसके अलावा मैं अखबारों में समाज के मुख्तलिफ इश्यूज़ पर लिखता रहता हूँ। तो मेरी अगली जो किताब आ रही है उसका नाम है मस्बत सोच। अच्छा, और मस्बत उसमें सोच। मैंने जो है वो मुख्तलिफ मौज़ूआत, मेरे मौजू समाजी भी होते हैं, तालीम भी मेरा मौजू है, सेहत भी मेरा मौजू है, और सोशल मीडिया भी, उस पर भी लिखा है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर अगली अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये आप में जो क्वालिटी है इनहेरिटेड है, जी आपके बिल्कुल। वालिद साहब की वजह से ये चीज़ें बिल्कुल। आप में भी हैं। तो कि आप अपने काम में एक भरपूर काम कर रहे हैं, जो बड़ी रेयर फील्ड है। बेसिकली सब साइंसेस में नहीं आते, लेकिन आपने वो चूज़ किया। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो आप का सफ़र है इस तरफ लिखने लिखाने में, शायरी में, और जो आपने पहली किताब लिखी उसमें क्या बेसिकली आपने हाईलाइट किया है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब मैं एक प्रोफेसर हूँ ना, तो मेरा काम है बच्चों को तालीम देना। ठीक है। और जब मैं एक राइटर हूँ तो मेरा फिर काम ये है कि समाज को मैं तालीम दूँ और उनको मैं इल्म दूँ। और एक जो राइटर होता है ना, वो भी समाज को अपनी एक ख़ास नज़र से देखता है, और जहाँ जहाँ उसको महसूस होता है कि ये ख़राबियाँ हैं, तो उसको वो हाईलाइट करता है। मेरा एक ओपिनियन ये है कि हम पाकिस्तान में जितने मसाइल का शिकार हैं, इनके हल इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है। लेकिन पता नहीं क्या वजह क्या है कि हम क्यों नहीं, जैसे अभी पाकिस्तान की अगर हम बात करें,
पाकिस्तान भाई इतना कर्जों में डूबा हुआ है, अभी बजट भी पेश हुआ है, तो क्यों नहीं आप एक इंडस्ट्री लगाते? आप एक बजट में हर दफा एक नई इंडस्ट्रीज लगाएंगे, कब तक कर्जों पे हम चलते रहेंगे? तो सॉल्यूशन कितना आसान है, इतनी कोई बड़ी कोई मुश्किल सी बात तो नहीं है, लेकिन शायद या तो विल नहीं है या तो विजन नहीं है। तो मुझे ये दो बेसिक फैक्टर्स लगते हैं, या तो आपके पास विल ही नहीं है, आप करना ही नहीं चाहते, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा ये होता है विजन। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हम जितने भी जो आपका भी प्रोग्राम है, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने एक डायलॉग हमारे कंट्री में ना, और जिस चीज़ की कमी है वो डायलॉग की कमी है। ठीक है कि हम लोग बात ही नहीं करते, जब हम मिलते ही नहीं हैं, बात ही नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसी तरह से अगर हम यूनिवर्सिटीज़ और तालीम का भी जब हम जिक्र कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें तो बड़ी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कर क्यों नहीं पा रहे? मैं आपको 1000 तजवीज़ें दे सकता हूँ कि आप ये कर लें, आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से है कि हम एक बड़े अरसे से एक इसी जिद्दोजहद में हैं कि इस कर्ज़े की उससे निकल पाएँ, नहीं निकल पा रहे। और उसकी बेसिकली जो वजह है वो ये है कि चूँकि पूरी इकॉनमी लोन ओरिएंटेड है, आपने कर्ज़े लिए, उन कर्ज़ों पे फिर आपने डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट अपने प्रोजेक्ट्स को फंड किया और वो फिर चलते रहे। तो अब वो साइज़ कर्ज़ों की इतनी बड़ी हो गई है कि मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी इसमें विल चाहिए उन कर्ज़ों से निकलने के लिए, अपने आप के लिए कोई सस्टेनेबल मैकेनिज़म्स बनाने के लिए। मुल्क की एग्जाम्पल भी तो घर की तरह होती है ना। घर के अगर बजट अगर आप नहीं चल रहा तो आप क्या करते हो? आप इनकम बढ़ाते हो ना, कर्ज लेते जाएं, ये तो मसले का हल नहीं है। चाइना आप देख लें, आप हर चीज की इंडस्ट्री लगाते जाएं, इससे आपके सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। आपकी बेरोजगारी का मसला हल हो जाएगा, नौजवानों को रोजगार मिलना शुरू होगा, आपकी खुद की इन्हिसारी शुरू होगी, खुद की किफालत होगी, आप अपनी चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो इसमें तो मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है। सही और यही राइट डायरेक्शन है। मुझसे अगर कोई पूछे ना, तो इलेक्शन का एजेंडा यही होना चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप अपने आसपास देखें, पड़ोसी कंट्रीज़ को देखें, वो किस फील्ड में आगे बढ़ें। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इन चीज़ों में जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तब आप जो है वो आगे बढ़ सकेंगे। अदरवाइज तो आप इन्हीं मसलों में हमेशा जो है वो उलझे रहेंगे। सही कहा आपने। अच्छा, एजुकेशन को आप इस तरह देख रहे हैं, पाकिस्तान की एजुकेशन का जो निज़ाम है, मेरे प्रोग्राम्स में कुछ गेस्ट आए ऐसे, जैसे तारिक रफ़ी साहब, चेयरमैन HEC साहब आए, सरोज लोधी साहब रिसेंटली आए, और बहुत सारे ऐसे पॉलिसी मेकर्स और डिसीजन मेकर्स जो इस सेक्टर में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कर सकते हैं आगे। तो मैंने उनसे भी ये सवाल बहुत सारी मरतबा पूछा कि हम क्यों इतना पीछे हैं? जब बात आती है इंटरनेशनल रैंकिंग की तो हम खासे पीछे होते हैं। तो डेफिनेटली उनकी एक अपनी राय थी। आप क्या समझते हैं कि किस चीज़ की कमी है? मेरी इस सिलसिले में राय ये है कि एक ऑन अ लाइटर नोट एक फेसबुक पे मैंने पोस्ट देखी थी कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में ना 2 चीज़ों की कमी है। एक एजुकेशन की, दूसरी सिस्टम की। तो ये 2 कमियां हैं। तो हमारा जो देखें, यूनिवर्सिटीज़ की आपने रैंकिंग की बात की, यूनिवर्सिटीज़ के ना 2 मेजर जॉब्स होते हैं। यूनिवर्सिटी और स्कूल में पहले तो फ़र्क मालूम होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी और स्कूल में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, और वो फ़र्क होता है रिसर्च का। तो जब तक आप रिसर्च, आपका फोकस नहीं होगा, आपकी प्रायोरिटी नहीं होगी, आपकी यूनिवर्सिटीज़, आपकी रैंकिंग, आपकी मुल्क की तरक्की कभी भी आगे नहीं हो सकेगी। रिसेंटली मैंने HEC को ना 2 ओपन लेटर्स लिखे हैं। मैंने उनको एक तजवीज़ ये दी है कि आप ये करें कि जैसे हमारे यहाँ ना फर्स्ट ईयर होता है, फिर सेकेंड ईयर होता है, फिर फाइनल ईयर होता है। तो फाइनल ईयर में एक ऑप्शन आता है रिसर्च करने का, कोई थीसिस ले लो, कोई छोटा सा प्रोजेक्ट कर लो। अब ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ना ऑप्शनल है। मैंने ये कहा है कि इसको आप लाजमी करार दें। 28 कोर्सेज उसने पढ़ लिए, तो 29वां कोर्स पढ़ने से क्या मेजर फर्क पड़ जाएगा? उसको छोड़कर वो 2 कोर्सेज ड्रॉप करके उसको एक थीसिस करवाओ। मैं जब खुद अपने आप को देखता हूँ ना, तो माइक्रोबायोलॉजी मुझे समझ में ही तब आई जब मैंने उसके अंदर रिसर्च करना शुरू की।
तब ठीक तक है। तो सिर्फ थियोरेटिकल जब आप पढ़ते हाँ, जाएंगे पढ़ते ना, जाएंगे। चाहे और किसी भी फील्ड को ले लो आप, चाहे आप साइंस का फील्ड ले लो, चाहे आप आर्ट्स की फील्ड ले लो, किसी भी फील्ड में जब तक आप उस फील्ड में जाकर खुद अपने हाथ से काम नहीं करोगे ना, आपको समझ ही नहीं आएगी। तो एक तो ये ओरिएंटेशन, और ठीक दूसरा है। हमारे टीचर्स को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए। और हम्म। मुझे कभी कभी ये बड़ा एक ताज्जुब सा भी होता है कि बहुत सारे लोग इसको अपनी ड्यूटी समझते भी नहीं है। टीचर्स जितने भी हैं यूनिवर्सिटी के, रिसर्च करवाना आपका एक लाजमी आपकी ड्यूटी है। और रिसर्च को प्रोमोट करने के लिए कितनी एफर्ट्स की जाती हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इसी चीज़ों को फील करते हुए रिसेंटली मैंने काम किया है। मैंने ठीक है। ये काम ये किया कि मैंने रिसर्च एंड टीचिंग सोसाइटी बनाई है। मुझे अच्छा। लगता है कि शायद ये किसी यूनिवर्सिटी की शायद पहली इस तर्ज की एक सोसाइटी होगी, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ना बहुत और सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो असल जो काम है टीचिंग और रिसर्च और उसके स्टैंडर्ड और उसके प्रमोशन के ऊपर बहुत कम काम किया जाता है। ठीक है। तो ठीक मैंने है। ये सोसाइटी बनाई है और इसमें मैं टीचिंग को भी इम्प्रूव करने के हवाले से मुख्तलिफ सेमिनार्स और मीटिंग्स करवाता रहता हूँ, और रिसर्च को प्रमोट करने के लिए एक सिंपल सा देखें आइडिया है। ठीक है। एक तो आइडिया ये है कि आप कोई भी इंसान ना रिसर्च अकेला नहीं कर सकता, ठीक है। इसको कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी। तो मैंने ये देखा कि भाई एक यूनिवर्सिटी के अंदर इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मैं बायोलॉजिकल साइंसेस के डिपार्टमेंट से वास्ता है, ठीक तो है। वहीं पर बायोटेक्नोलॉजी भी है, वहीं पर जेनेटिक्स भी है, वहीं पर बायोकेमिस्ट्री भी है, और सारे वहाँ के टीचर्स और प्रोफेसर वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक तो है। हम क्यों नहीं एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर जब हम बैठे हुए हैं, तो हम अगर मिलकर एक प्रोजेक्ट करें तो वो आप खुद बताएं कि कितना ज़बरदस्त वो प्रोजेक्ट होगा। एक आप किसी बाहर की यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करें वो तो ठीक है, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, तो मैं ये आइडिया ये फ्लोट करना चाहता हूँ कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उतनी उसके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो आपस में अगर मिलकर एक रिसर्च करें ना, तो हमारे रिसर्च का मेयार सिर्फ एक इस तजवीज़ से ही बहुत ज़्यादा तो आप ये चाहते हैं कि वो डिपार्टमेंटल रिसर्च ना हो, जैसे आपके यहाँ लैब्स होती हैं, एक सेंट्रल लैब होती है, एक स्पेसिफिक लैब्स हैं सारे डिपार्टमेंट्स में, तो आप ये चाहते हैं कि रिसर्च इस तरह से हो कि कलेक्टिव रिसर्च। डीन साइंस होता है ना जैसे डीन हमारे साइंस है यहाँ, आपके तो यहाँ? उस डीन साइंस के अंदर 10-12 डिपार्टमेंट्स होते जी, हैं। मैं तो समझ गया। उनकी जो फैकल्टी है उनको आपस में मीटिंग करके उधर ही एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए हैं, तो कितनी आसानी के साथ वो अच्छा, काम मैं कर ये सकते समझता हैं। था, अभी आपने बताया कि मेरे ख्याल से ऐसा होता होगा, लेकिन अगर ये नहीं होता तो इसे किया जा सकता है, मैं ये समझता हूँ। एक ऑडिट का डिपार्टमेंट इसी तरह से एचएससी ने बनाया है, लेकिन उसकी भी जो ना इतनी ज़्यादा, मतलब वो जैसे होता है ना हमारे यहाँ इदारे तो बन जाते हैं, लेकिन उसका जो काम होता है वो रियली उस सेंस में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। होता नहीं है। होता तो ये उसी कॉन्सेप्ट से बनाया गया था, लेकिन उसमें भी मुझे ऐसा ज़्यादा ये जो कोलैबोरेशन, एक अकेडमिया इंडस्ट्री रिलेशनशिप एक और चीज़ होती है, ठीक है। वो भी उनको भी आना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, वो स्टेप उठाने से फिर आप पहले डिपार्टमेंट में जो टीचर्स हैं उनके साथ, फिर पड़ोसी जो डिपार्टमेंट है, फिर पड़ोसी जो यूनिवर्सिटी, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज। तो अच्छा, आपकी शायरी या आपकी राइटिंग्स का कितना इम्पैक्ट पड़ा है आपके नॉर्मल काम पे जो आप एज ए टीचर कर रहे हैं? मुझे अच्छा ये सवाल ना अक्सर पूछा भी जाता है कि भाई ये तो बहुत अलग फील्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को हेल्प आउट करती हैं। ठीक है। अगर मैं एक राइटर हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाऊंगा अपनी बात, क्योंकि टीचिंग का क्या मतलब होता है, टीचिंग का तो मतलब ये होता है कि हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होते हैं और वो स्टूडेंट को हमें समझाने होते हैं। तो उसके लिए कम्युनिकेटिंग स्किल होना तो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप राइटर हैं, अगर आप शायर हैं, तो आपको बात करने का सलीका और अपनी बात किस तरीके से मुख्तलिफ मिसालें देकर, दलीलें देकर आप आगे पहुंचा सकते हैं, तो ये अगर एबिलिटी आपके अंदर होगी तो आपका उसमें डेफिनेटली हेल्प आउट करेगी ना आपकी इस चीज़। अच्छा, कुछ शायरी याद है आपको, या बुक देख के आपको पढ़नी पड़ेगी? अगर कोई शेर वेर याद हो, हम देखेंगे। मैं असल में नसरी नज़्में लिखता हूँ। देखें, शायरी भी वक्त के साथ साथ ना उसके भी तौर तरीके और अंदाज बदले हैं। पहले जो शायरी होती थी, और मैं तो हूँ ही जब एक प्रोफेसर, तो मैं जब लिखूंगा तो जाहिर बात है मैं तो उसी आंख से सब कुछ चीज़ें लिखूंगा।
तो मैं आपको, अभी मैंने एक रिसेंटली एक नज्म लिखी है, अगर आप कहेंगे तो जी वो प्लीज, हम लेकिन चाहेंगे। वो मुझे जाहिर बात है मुझे वो ऐसे याद तो नहीं नहीं, होगी। आप देख लें, आप देख के तो हमें बताएं। उसमें हमें जो है वो उसको निकालना पड़ेगा और उसको मुझे वहाँ से पढ़कर मैं आपको सुना जी पढ़ के सकता हूँ। सुनाइए। और हम क्योंकि चाहते हैं इसमें मैंने ये चीज़ उसमें मैंने ये चीज़ बताई है कि अब जो दुनिया है ना, जब ये एआई का दौर आ गया तो अब दुनिया टोटली डिफरेंट हो चुकी है। तो आपका प्रोग्राम क्योंकि नौजवानों को ज़्यादा फोकस करता है, हाईलाइट करता है, उनको दिखाता है, उनकी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करते हैं हम। तो कॉन्सेप्ट मेरा भी यही था कि जब मैंने ये शुरू किया तो मैं भी कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उन बच्चों को देख के उनकी सक्सेस स्टोरी सुनी, उनकी कहानियाँ सुनी, बड़ी इंस्पायरिंग थी वो कहानियाँ। वहीं एक मरतबा ख्याल आया कि ऐसा क्यों ना करूँ कि कोई ऐसा पॉडकास्ट शुरू किया जाए जिसमें इन बच्चों को हाईलाइट करें, और इसी तरह के और बच्चे, क्या पता है, इन बातों से मोटिवेट हों, कोई राह मिल जाए सबको। आप बताइए। तो ये एक नज़्म है, इसका उन्वान है नई दुनिया। नई दुनिया, ठीक है। जिस शख्स से आप पहली बार मिलते हो उससे तो आप कई बार मिल चुके हो। खरीदारी के लिए जेब में करेंसी होना अब ज़रूरी नहीं। ठीक है। मीटिंग करने के लिए ऑफिस पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है। खरीदारी करने के लिए पाँव से चलने की बजाय उंगलियों से चलना काफ़ी है। ठीक है। बिजली, गैस, पानी के बिल मोबाइल भरकर आ जाती है। ठीक है। रास्ता देखा हुआ ना भी हो मंजिल पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। अपने मुंह हंसते बोलते लोग अब पागल नहीं लगते। अब पागल नहीं लगते। दुकान खोलने के लिए दुकान की ज़रूरत ही नहीं। दुकान खोलने के लिए दुकान की ज़रूरत ही नहीं। खून लेबॉर्ट्री दे आते हैं, रिपोर्ट घर पहुंच जाती है। किताबों की अलमारी से ज़्यादा किताबें मोबाइल की 6 इंच की स्क्रीन के अंदर समा जाती हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का लेक्चर गांव की औताक में अटेंड किया जा सकता है। अब इसका आखिरी है कि खुद को गरीब, बेसहारा, मजबूर और बेबस समझते हो और दुनिया सारी तुम्हारी जेब के अंदर पड़ी है। वेरी, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये बातें आपके स्टूडेंट्स, आपके आने वाले स्टूडेंट्स और ऐसे यंगस्टर्स जो आपको देख रहे हैं, डेफिनेटली इन बातों से फ़ायदा उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।